हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लासेस में। और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। है ना? कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। हो सकता है कि परिभाषा से तुम्हारी समझ में आ जाए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में वह परिवर्तन वे परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो समझ में आएगा क्या होगा कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में हुए परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहा कि अगर कोई हमारे पास दो माध्यम है कि एक माध्यम यहाँ पर है, एक माध्यम इधर है, तो इसमें से जो कोई एक आपतित किरण जाएगी दूसरे माध्यम में, कहाँ पर? दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी कि अपने मार्ग से क्या कर लेगी? परावर्तित हो जाएगी। तो इसी घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। कैसे इसे समझेंगे हम एक डायग्राम के हिसाब से। ये कैसे होती है? ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण है ना, ये वाला हमारा अभिलंब होगा, अब मैं समझाता हूँ कि आखिर होता क्या है। यह परिभाषा में भी कह रहा है कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में हुए परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहा कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखो जैसे कि यहाँ से एक आपतित किरण गई दूसरे माध्यम में डाली, है ना, तो वो अपने अपने मान से क्या होगी? विचलित होगी, है ना, कि यहाँ पहले ऐसा आ रही थी, ऐसा जा रही थी, देखो अब ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये क्या हमारा अभिलंब, जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़ गए थे ऐसे इसमें कि ये क्या है हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया जिससे होकर जाएगी, है ना। ये क्या है? पारदर्शक होगा, जब तो अपवर्तित होगी किरण, ये वाला क्या होगा? पारदर्शक। और ये यहाँ पर क्या होगा? आपतन बिंदु। ये वाला होगा आपतन बिंदु, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, और ये वाली अभिलंब, है ना। एक बार और समझ लो कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना, है ना, कि अपने पथ से हट जाना या अपने पथ से परावर्तित हो जाना, है ना, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कि एक बार और समझ लो कि है क्या कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में हुए परिवर्तन, है ना, कि जब वे एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जा रही तो उनके पथ में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, या हुए परिवर्तन या उनके पथ में हुआ परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जो अपवर्तन के पश्चात परिवर्तन हो रहा उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जैसे कि ये आपतित किरण थी, ये अपवर्तित किरण, यानी कि अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई, ये वाली सीधी की सीधी जाती रही, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु, जैसे कि हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़कर आए थे। अब इसमें ये वाला कौन? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कौन? आई, है ना।
और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R, है ना, कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ये वाला तो होगा आपतन कोण, आपतन कोण, और ये वाला होगा अपवर्तन कोण। ये वाला होगा अपवर्तन कोण। कि आपतित किरण तो आप समझ गए होंगे, जो आ रही है और इससे टकराएगी, जहां पर ये टकराएगी इसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। और अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, है ना। इतनी बात तो समझ में तुम्हारी आ गई होगी जहां तक मैं समझता हूं। और इसमें क्या होगा कि इसमें अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर नहीं होंगे। क्या था कि प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि जो कोण आई था वो कोण आर के बराबर था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होना कि कोण आई कोण आर के इक्वल नहीं होने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हमारा कोण आई था, अब क्या पता कि बाद में अपवर्तित होने के बाद ये अभिलंब से दूर हटे या अभिलंब की ओर झुके, इसके बराबर तो नहीं रहेगी, अपवर्तित तो होगी ना। तो इसलिए कोण आई कोण आर के बराबर नहीं होने का प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। इतनी बात भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, है ना। इसे फटाफट लिख लो। इसके बाद शुरू करते हैं कि इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं है ना। इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। हमने भी रफ करा, वो गलती से कर दिया, वैसे तो रफ करने की तो जरूरत भी नहीं थी। कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे डायग्राम हम। ये विलंब था, ये आपतित किरण, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा है कि आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़ गए थे ना कि आपतित किरण सेम हुई है इसमें भी, है ना। अभिलंब उसमें पढ़ गए थे कि आपतन बिंदु पर खींचा गई जो रेखा है वो अभिलंब, है ना। ये वाला इसमें आपतन बिंदु है, इस पर खींची गई रेखा अभिलंब होगी। और ये वाला कोण आई होगा, यानी कि आपतन कोण होगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। इतनी बात समझ में तुम्हारी आ गई होगी, है ना। और इसमें और कोई जो परिभाषा जरूरी है उसे लिख लेते हैं कि पहली सघन माध्यम बताओ क्या होता है सघन माध्यम। और एक परिभाषा इसमें पढ़ेंगे हम विरल माध्यम। विरल माध्यम, क्योंकि प्रकाश की किरण दो माध्यमों से होकर जाएगी, एक ये वाला है और एक ये वाला। अब प्रकाश की किरण जो है हर माध्यम में, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होती है प्रकाश की किरण की, है ना। ऐसा ही है ना कुछ कि प्रकाश की किरण की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट हमारी जो परिभाषाएं हैं वे है सरल माध्यम और विरल माध्यम। बाकी तुम परिभाषाएं पहले पढ़ के आ चुके हो, इसमें कोई इतने अलग नहीं है, इन्हें तुम अपने आप भी लिख सकते हो। ये वाली है अपवर्तित किरण। जहां तक मैं समझता हूँ कि इन्हें बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, बस ये वाली समझ लो कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। बाकी आप ये वाली लिख लो, आप बना भी लिया होगा, सब डायग्राम देख लो एक बार आप, जल्दी रखो भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सघन माध्यम है क्या। सघन माध्यम है क्या, चलो सबसे पहले समझते हैं कि सघन माध्यम है क्या। कि यदि अपवर्तित किरण, ये वाली किरण है ना,
यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, ये वाली आपतित किरण है ना, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। समझ में आई बात? क्या कहा कि यदि अपवर्तित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण है ना, आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। कि अगर ये वाली इसकी अभिलंब की ओर झुक गई तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाएगा, और इससे दूर हट गई तो विरल माध्यम कहलाएगा, है ना। तो मैं लिखवा देता हूँ इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या कहती है कि यदि अपवर्तित किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी कि इस वाले माध्यम को इस वाले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हारे कि सघन माध्यम है क्या? सघन माध्यम यदि अपवर्तित किरण, कि तुम्हें डायग्राम दे रखा कि, और उसमें अपवर्तित किरण, ये वाली जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है ना, कि ये वाला क्या है? अभिलंब। और यदि अपवर्तित किरण इसकी ओर झुकाई दे रही है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। यदि ये वाली अपवर्तित किरण इधर ना होकर इधर को है, ऐसा है, यानी कि इससे दूर हट रही है, तो हम कहेंगे कि ये विरल माध्यम है ना। इसे आप लिख लो, इसके बाद हम विरल माध्यम की डेफिनेशन लिखवा देंगे। इसे लिख लो आप फटाफट। लिख लिया बच्चों? अब हम बताते हैं कि विरल माध्यम की डेफिनेशन क्या। विरल माध्यम सेम इसी प्रकार विरल माध्यम की डेफिनेशन भी ऐसी होगी। विरल माध्यम में क्या होगा? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या? कि विरल माध्यम में, सघन माध्यम में क्या था कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसमें क्या है कि यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। आगे समझ में? लिख लो आप फटाफट इसे भी, जल्दी लिखेंगे आप इसे। कि यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। फटाफट लिख लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं।
अगली हेडिंग है हमारी कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण। कि बताओ प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। कि अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण क्या मुझे कोई बता सकता है कि अपवर्तन का कारण है क्या। पहले भी इसमें बता चुका हूं, चलो मैं बता देता हूँ कि अपवर्तन का कारण है क्या। कि हम जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है ना। मेन इसका कारण यही है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तब क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या नाम, अपवर्तन के पश्चात या तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा या वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यही कारण है अपवर्तन का। क्या कारण है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यह अपवर्तन का कारण है। ये तुम्हारे उसमें ओएमआर में भी आ सकता है, इसलिए से नोट पॉइंट बनाकर कहीं पर लिख लियो। अब अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण समझते हैं कि अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण कौन कौन से हैं। अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताओ बच्चों, तुम देखते भी होंगे, बताओ जल्दी कि इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण जल्दी सोच कर बताओ जल्दी। तुमने देखा होगा कि अपवर्तन के कारण ही होता है कि जब हम किसी गिलास में अगर हम पेंसिल घेर दें तो वह हमें आधी टूटी हुई दिखाई पड़ती है। कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देखना कि पेंसिल डालना कि एक गिलास में, तो तुम्हें वह आधी टूटी हुई दिखाई देगी। वो भी किसके कारण है, अपवर्तन के कारण, है ना। कभी करके देखना एक्सपेरिमेंट घर पे कि गिलास में एक पेंसिल डालना या बीकर में, तो तुम्हें वो पेंसिल आधी टूटी हुई दिखाई देगी। ये भी इसका एक व्यवहारिक उदाहरण है, इसे लिख लो। और इसके बाद एक और बताता हूँ, लिखो जल्दी से। जल्दी लिखेंगे जल्दी। व्यवहारिक उदाहरण, इसका पहला उदाहरण है कि गिलास या बीकर में पड़ी हुई पेंसिल का टूटा दिखाई पड़ना, पड़ी हुई पेंसिल टूटी दिखाई पड़ना। कि गिलास या बीकर में पड़ी हुई पेंसिल टूटी दिखाई पड़ना। एक तो इसका हो गया व्यवहारिक उदाहरण ये वाला। एक और बताओ आप कोई, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, सोच कर जल्दी जल्दी। अब सारे मैं थोड़े लिखूंगा, आप भी तो बताओगे कुछ या नहीं है, या सारे मेरे से लिखवा लोगे। जल्दी बताओ बच्चों जल्दी। नहीं बता पा रहे, अरे बाबा क्या हुआ। तारों का टिमटिमाना। बस दो बहुत है व्यवहारिक उदाहरण, बाकी तो अपने आप देख लियो।
गिलास या बीकर में पड़ी हुई पेंसिल टूटी दिखाई पड़ना, तारों का टिमटिमाना। ये क्या है कि अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन के नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अपवर्तन के नियम, ऐसे हम शुरू की क्लास में हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम कितने थे, 2। ऐसे ही अपवर्तन के नियम भी कितने हैं हमारे पास, 2। कितने नियम है, 2। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो सेम होगा ना प्रकाश के परावर्तन की तरह, कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया इसका पहला नियम। और दूसरा नियम, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, है ना, कि दो माध्यम है ना हमारे पास अपवर्तन में, कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, है ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या कहा दूसरे नियम में, कि समझाता हूँ चलो इसमें ही। पहले इसकी परिभाषा लिख लें। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अब ज्या क्या होती है, साइन, है ना, साइन ही। ये क्या है हमारी ज्या। कोस ज्या होता है कोस, कोस ज्या क्या, कोस, ज्या साइन। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन ई तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण और की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है। का मान एक नियतांक होता है। देखो समझो दोबारा क्या कहा इसमें, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी कि माध्यम हमारे पास कितने हैं, 2। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कौन सा हमारा आई, यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन ई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, यानी कि आर की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या क्या हमारी साइन, और कोस ज्या कहते हैं हम कोस को। बाकी तुम अपने गैर होशियार हो, तुम्हारे मैथ वाले सर होंगे, उनसे आप पूछ भी सकते हो, है ना, इतने तो होशियार तुम भी हो। कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है स्नेल का नियम। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। का एक नियतांक होता है। इसे थोड़ा सा ऊपर से हम रफ कर लेते हैं। ये वाला क्या कहा इसमें,
कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। यानी कि जया साइन आई आपतन कोण की जया और साइन आर अपवर्तन कोण की जया, यानी कि आर क्या है अपवर्तन कोण, साइन है जया, आपतन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये नियतांक हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ में कि पहला नियम था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। तो अगर तुम्हारे ओएमआर में आता है कि स्नेल का नियम बताओ किसे कहते हैं, एक यह है किसका दूसरा नाम है, तो हम कहेंगे कि अपवर्तन का नियम है दूसरे वाला, कि जिसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। ये तुम्हारे इसमें अपवर्तन के नियम थे, इन्हें जरूर कर लियो भाई, बोर्ड में तुम्हारे आ सकते हैं यहाँ से। यहाँ अगले हेडिंग की ओर चलेंगे, अगले टॉपिक की ओर हम। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अपवर्तनांक। बताओ भाई कि अपवर्तनांक क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी अपवर्तनांक जल्दी बताओ जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ कि तुम्हें अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम, हो सकता है कि तुम्हारी परिभाषा समझ में आ जाए, ऐसे समझ में आ भी जाएगा कि इतना भारी भी नहीं है ना। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है, कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई, कैसी तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। क्या, कि जब प्रकाश की किरण, कि जब प्रकाश की तिरछी किरण या किरण तिरछी गमन करती हुई, यानी कि चलती हुई तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि वह दिशा से परिवर्तित हो जाती है ना। प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परावर्तित कर लेती है, यानी कि परिवर्तित कर लेती है। तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। एक बार वो देखो कहा क्या, कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई, ऐसे तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। क्या कर लेगी, अपनी दिशा परिवर्तित कर ली उसने अपनी। अब किन्हीं दिए हुए दो माध्यमों के लिए, है ना, कि किन्हीं दिए हुए दो माध्यमों के जोड़ों के लिए, दो माध्यमों में दिए हुए उनके युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन को यहाँ लिख देते हैं कि किन्हीं दो
दिए हुए किन्हीं दो दिए हुए माध्यम युग्मों में से माध्यम कि किन्हीं दो दिए हुए माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन को अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है है ना। क्या है इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इसमें केवल समझने की बात है कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करेगी, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो दिशा है वो परिवर्तित होगी, है ना। वो पहले भी हम बता चुके हैं कि अपवर्तनी घटना में ऐसा होता है। अब किन्हीं दो दिए हुए माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन को, अब जो उसने दिशा परिवर्तन करी उन दो माध्यमों में, उसे ही अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है ना, कि उसे ही अपवर्तनांक माना जाता है। समझ में आ गया अपवर्तनांक होता क्या है? इसे लिख लो आप जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा सा और रहेगा अपवर्तनांक। इसमें थोड़ा सा और रहेगा कि अपवर्तनांक कि यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से, है ना, कि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तो अपवर्तनांक का सूत्र कैसा होगा कि यदि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा वो हम लिखेंगे कि प्रकाश किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, तो तब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा वो हम बताएंगे कि माध्यम 1 से अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, 1 से माध्यम 2 में जा रही है ना, कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो ये क्या होगा कि n2/n1 क्या होगा कि n2/n1, कि यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करेंगी, यानी कि ये माध्यम 1 ये माध्यम 2 इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये n2 ऊपर आ जाएगा और n1 नीचे, है ना, कि n2/n1 ये होगा हमारा इसका सूत्र, है ना। ये वाला क्या है कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है ना, कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है, और n1 क्या है आप बताएंगे कि n1 है क्या। अब n2 तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, n2 क्या है कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या है कि वायु अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, वायु अपवर्तनांक कि वायु अपवर्तनांक किसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष, यानी कि n1 के सापेक्ष। आई समझ में कि यदि प्रकाश किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तब सूत्र क्या होगा 1n2 = n2/n1। n2 क्या होगा कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, और n1 वायु का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष, वायु का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष।
जो ये वाला है ना, ये वाला आप इसके यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट बना के, और ये वाला माध्यम 1 से यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट बना के ऐसे, ये वाला यहाँ 2 के बाद लिख लेना, क्योंकि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना दूसरे का, और पहला क्या है, वायु अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष, वायु अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष, ये हमारे पास फॉर्मूला था। लिख लो जल्दी सब, ये वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल में यूज होगा फॉर्मूला, लिख लिया। अब इसमें एक चीज और है कि वो क्या है कि यदि हमारा एक माध्यम निर्वात या वायु है, क्या है, निर्वात या वायु में से कोई भी एक है ना, कि यदि एक माध्यम हमारा निर्वात या वायु है तो जो दूसरे माध्यम होगा वो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक लिया जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होगा। क्या कहा, देखो कि यदि एक माध्यम निर्वात है तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लेंगे, यह निर्वात के सापेक्ष होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम अपने। बाकी जो भी है ना, ये जो फॉर्मूले थे अभी ऐसे इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आने का, लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, न्यूमेरिकल में एकदम आसानी के साथ, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ एकदम समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल वे करेंगे हम जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं या उनकी आगे आने की संभावना है। न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे, एक अलग से सेपरेट क्लास लेंगे उसकी। अब अगले अपने हेडिंग डाल लें कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध बताओ क्या है। इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, तो जरा इसे ध्यान से देख लियो कि अपवर्तनांक को लिखते हैं हम n से, है ना, कि अपवर्तनांक को किस चीज से लिखते हैं हम, n से, कैसे, n से और c/v। अब बताओ ये c और v है क्या, c और v है क्या, कि सर आपने लिख तो दिया कि n = c/v, एक फॉर्मूला में इसका पहले पढ़ के आगे कि 1n2 है ना, n2/n1, और ये है कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध कि n = c/v। अब बताओगे आप कि c क्या है, v क्या है, और आपने 9th क्लास में पढ़ भी लिया होगा c और v किसे कहते हैं, बताओ जल्दी। c यहाँ पे जो हमारा c है, वेयर c = निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, c क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जो पहले मैंने आपको बता दी थी कि इसका मान होता कितना है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, वो तो निर्वात में हो गई c, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये था ना कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध हो गया, कि अपवर्तनांक ये है और प्रकाश की चाल ये है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, ये माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात जो है वो क्या है, अपवर्तनांक से संबंधित है। या कह दे कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपोन में माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के बराबर होती है ना। ये हो गया इसके बीच में संबंध, इसके बेस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और शायद 1 या 2 लेक्चर में ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। और हाँ, जितना अब तक पढ़ा दिया इसे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इससे ही आपके बोर्ड पेपर आएगा, इससे बाहर आपका बोर्ड पेपर में कुछ नहीं आने का। जो जो हम पढ़ाएंगे केवल आप उन्हें ही पढ़ लेना और कुछ भी मत पढ़ना, तो तब भी आप इनसे अच्छे नंबर ले आओगे। तो जरा जो लेकिन
शर्त यह है कि जितना हमने पढ़ाया उन्हें ध्यान से पढ़ लियो बस। आपके बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं तुम्हें बिल्कुल एकदम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।